channel Navy Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट कर रखा हमने, जिसकी ऑलरेडी 3 क्लास हो चुकी है। आई होप तीनों क्लास आप लोगों ने देखी होगी और अच्छे से देखी होगी, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की होगी। क्वेश्चन यानी कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, या फिर जो नीट की तैयारी करें उन्होंने नीट पीवाईक्यू और जेई मेंस की तैयारी करें वो जेई मेंस के पीवाईक्यू जरूर लगा के देखे होंगे। यदि किसी ने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं तो ये हमारी लास्ट क्लास होगी आयोनिक इक्विलिब्रियम की। आज की क्लास में हमारा 1-2 टॉपिक है छोटे छोटे, जहाँ से मतलब यहाँ जो 1-2 टॉपिक करवाएंगे वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि छोटे टॉपिक है तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, नहीं, क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। आज की क्लास होने के बाद, चारों क्लास देखिए आपने, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। जैसे हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वहां पे हम आपको नीट पीवाईक्यू और जेईई मेंस के पीवाईक्यू करवाए जाएंगे। उससे पहले आपको एक बार खुद से ट्राई करनी है एक बार क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप आप लोग याद रखेंगे इस बात को कि इस क्लास के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बिना क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर होना इतना इजी है नहीं। कॉन्सेप्ट आपको लगेगा कि आपको याद हो गया, बट वो कहीं पे काम आएगा नहीं इतनी जल्दी। यदि बोर्ड की तैयारी करें हैं तो कोई डिफिकल्ट नहीं है कॉन्सेप्ट आपको। यदि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी नहीं भी कर रहे तो भी चल जाएगा काम, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको याद आएगा तो एग्जाम में लिख सकते हैं। बट हम बात करें नीट की या फिर हम बात करें जेईई मेंस की, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की तो आपको एग्जाम हॉल में लगेगा कि हमने ये वाले कॉन्सेप्ट कभी देखे ही नहीं। जैसे क्वेश्चन देखोगे लगेगा कि हमने कॉन्सेप्ट कभी किया ही नहीं। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करना। क्वेश्चन देखो, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा, बट जब तक आप उनके क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपको अप्लाई करना आएगा नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला, क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है सोल्युबिलिटी, इक्विलिब्रियम एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी, इक्विलिब्रियम एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है क्या? देखो, यदि हमारे पास एक स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट है, यानी कि कम डिजोल्व होने वाला सोल्ट, लाइक AgCl, स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट, AgCl। यदि हम AgCl, ये जो AgCl है सॉलिड स्टेट में होगा, कम डिजोल्व होने वाला सोल्ट है। यदि हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे, जैसे ही हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो AgCl होगा वो कम अमाउंट में डिजोल्व होगा वाटर के साथ। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा हमारा वो अनडिजोल्व सॉल्यूशन में मिलेगा, या फिर हम कहें प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में मिलेगा। अब हम बात करें जो हमारा डिजोल्व सॉल्यूशन है, वो जो डिजोल्व सॉल्यूशन होगा वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। क्लियर यहाँ तक? यानी कि स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट को हम वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे, वो कम अमाउंट में डिजोल्व होगा, और जितना भी हमारा डिजोल्व हुआ है AgCl उतने ही सॉल्यूशन हमारा कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो हमें मिलेगा अनडिजोल्व सॉल्यूशन में या फिर प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। ये हमें मिलेगा AgCl एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि लेस अमाउंट में होगा। देखो, AgCl है सॉलिड स्टेट में है, वाटर के साथ डिजोल्व किया, हमें मिलेगा AgCl एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये डिजोल्व हो रहा है बट लेस अमाउंट में, बाकी वापस से प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हमें सॉलिड स्टेट में भी मिलेगा। तो इसे हम डिजोल्व करेंगे तो इस प्रोसेस को कहेंगे डिजोल्यूशन प्रोसेस। डिजोल्यूशन प्रोसेस, वापस प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वापस सॉल्ट बन रहा है तो हम उसे कहेंगे प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। प्रेसिपिटेशन प्रोसेस, क्लियर? अब जो हमारा डिजोल्व हुआ है सॉल्यूशन, जो भी हमारा है लेस अमाउंट में, वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। किसमें होगा? आयंस में, यानी कि Ag+Cl नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक? एक्वस सॉल्यूशन भी होंगे। अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा AgCl है सोल्ट है, इसे हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि वो आयंस में डिसोशिएट होगा इस टाइप से। AgCl सॉलिड स्टेट में, जो कि डिसोशिएट होके हमें देगा Ag+Cl नेगेटिव। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है, यानी कि इक्विलिब्रियम अटेन होगा। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा हमारा, उसे ही हम कहेंगे सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम, ये जो सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम है, ये जो अटेन हुआ है, ये हुआ हमारा इन बिटवीन द अनडिजोल्व सॉल्यूशन एंड आयंस।
अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूशन एंड आयंस। सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम हमारा अटेन होगा वहां पे जहां उनके बीच में, यानी कि अनडिसॉल्व्ड सॉल्यूशन जो कि ये है और आयंस हमारे इनके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन होगा और उस इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी होगा, के कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट को हम कहेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम हमें कहता है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा वो इक्वल होगा कंसंट्रेशन ऑफ ए प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, रिएक्टेंट होगा AgCl। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AgCl, ये है सॉलिड स्टेट में। क्लियर यहाँ तक? K हमारा कांस्टेंट जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है, AgCl हमें पता है जो सॉलिड की कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, इसको हम लेके जाएंगे लेफ्ट साइड। यदि हम इसे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे देन हमें क्या मिलेगा वो देखो, K इंटू AgCl। क्लियर यहाँ तक? Ag प्लस इंटू Cl नेगेटिव, कंसंट्रेशन इनकी। K हमारा कांस्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन यानी कि सॉलिड की जो कंसंट्रेशन होगी कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट और कांस्टेंट का हम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो वहां में एक न्यू कांस्टेंट की फॉर्मेशन मिलेगी और वो जो न्यू कांस्टेंट होगा हमारा उसे रिप्रेजेंट करेंगे KSP से और इस KSP को हम कहेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर यहाँ तक? और ये KSP इक्वल होगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव। तो ये आया हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर है? अब इसकी डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इट्स आयन। क्या यही है? क्या ये प्रोडक्ट है आयंस के मोलर कंसंट्रेशन का? किस सॉल्यूशन में? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मिलेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, सोल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम बात करते हैं और एग्जांपल लेते हैं। अभी तो हमने AgCl लिया था, यदि इसके और एग्जांपल की बात करें जैसे कि BaSO4 बेरियम सल्फेट, AlOH का होल थ्राइस। यदि हम इनका बात करें, ये भी सॉलिड स्टेट में है, दोनों साल्ट है ये भी। यदि हम इसे डिसोशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, यही मिलेंगे हमें। AlOH3 का होल थ्राइस, इसे हम डिसोशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा Al3 प्लस साथ में 3OH नेगेटिव। अब इनका हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट चेक करें, जैसे हमने AgCl का हमने देखा था सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट रहेगा फर्स्ट वाले का BaSO4 का सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। तो ये होंगे हमारे इनका जो कि होगा कंसंट्रेशन ऑफ Ba2 पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ SO4 2 नेगेटिव, यही होगा। जो हमारा BaSO4 होगा बेरियम सल्फेट, उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम 2 पॉजिटिव आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन। क्लियर यहाँ तक? यदि हम बात करें नेक्स्ट की, जहां पे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा हमारा Al3 पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। देखो यहाँ पे जो आयंस है, आयंस के आगे जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे हमारे कंसंट्रेशन में वहां पे पावर में चले जाएंगे, तो ये होगी पावर 3। क्लियर यहाँ तक? अब देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा डिफरेंस बिटवीन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट अभी हमने देखा KSP, इनके बीच में अब डिफरेंस बताना हमें। अब पहले ही देखो दोनों हैं क्या, दोनों हैं क्या। जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट
एंड आयोनिक प्रोडक्ट, दोनों ही हमारे होंगे प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, प्रोडक्ट ऑफ ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन ए सॉल्यूशन, आयंस इन ए सॉल्यूशन। जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा और आयनिक प्रोडक्ट होगा, दोनों ही हमारे होंगे सॉल्यूशन में प्रोडक्ट किसके, मोलर कंसंट्रेशन आयंस के, आयंस के मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयोनिक प्रोडक्ट। यदि हम बात करें इनके डिफरेंस की, तो इनमें डिफरेंस क्या होगा, यदि दोनों ही प्रोडक्ट हैं आयंस के मोलर कंसंट्रेशन का, तो डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस होगा इनका, जो हमारा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट है ये तो होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमेशा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के आयंस का मोलर कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। यदि हम बात करें आयोनिक प्रोडक्ट, वो होगा इन सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड एज वेल एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर यहां तक? सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट सिर्फ सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और आयोनिक प्रोडक्ट सैचुरेटेड में भी और अनसैचुरेटेड में, दोनों में हो सकता है। क्लियर यहां तक? यदि हम बात करें इनके सेकंड डिफरेंस का, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट तो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी कांस्टेंट। यदि हम बात करें आयोनिक प्रोडक्ट की, तो आयोनिक प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे और हमारा आयोनिक प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे। तो एक डिफरेंस ये होगा, एक ही हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होगा, आयोनिक प्रोडक्ट सैचुरेटेड में भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में भी हो सकता है। क्लियर होगा ये वाला टॉपिक? नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट होगा हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट CIE। ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या होगा, देखो, इफ टू एन आयोनिक इक्विलिब्रियम AB, जिससे हमें मिलेगा A पॉजिटिव साथ में B नेगेटिव आयंस, ए सॉल्ट कंटेनिंग ए कॉमन आयन इज एडेड, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो, यदि हम सिंपल वर्ड में बात करें तो ये कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, इसके लिए हमारे पास देखो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वीक एसिड या फिर वीक बेस, उसके हम डिसोशिएट करेंगे। हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट हमेशा डिसोशिएट होंगे पार्शियली, पार्शियली डिसोशिएट होंगे आयंस में। अब वो पार्शियली डिसोशिएट होंगे आयंस में, एक तो वो हमारे पास इक्वेशन है। यदि हम बात करें उसी एक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि यदि हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उसका सोल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, यदि हमने वीक बेस लिया है तो उसका हम सोल्ट लेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। ले यहां तक देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट या तो वीक एसिड हो या फिर हम बात करें वीक बेस का, एक तो ये हो हमारे पास, इसे हम पार्शियली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, उसकी इक्वेशन लेंगे। यदि हमारे पास वीक एसिड है, वीक एसिड है तो हम सोल्ट लेंगे सोल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यदि हमारे पास सोल्ट है वीक बेस का, सोल्ट्स ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर यहां तक? तो सबसे पहले हम वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि हमने लिया वीक एसिड CH3COOH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है जो कि वीक एसिड है, वीक एसिड है। हमें पता है कि पार्शियली डिसोशिएट होगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। एसिटिक एसिड होगा पार्शियली डिसोशिएट हो जाएगा एसिटेट आयंस में, साथ में हमें मिलेगा प्रोटॉन। अब हम बात करें इनके सॉल्ट की, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की, जो कि होगा CH3COONA, डिसोशिएट होगा ये हमारा CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। क्लियर यहां तक? यदि हमने वीक एसिड लिया जो पार्शियली डिसोशिएट होगा, आयंस देगा हमें,
और ये हमारा है सोल्ट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, जिसे हमें डिसोशिएट हुआ हमें मिलेगा CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब इन दोनों इक्वेशन में ये बताओ कि कॉमन आयन कौन सा है। दोनों इक्वेशन को देखो और वहां बताओ कि कॉमन आयन क्या है। तो कॉमन आयन होगा हमारा एसीटेट आयन CH3COO नेगेटिव। यानी कि अब हमने देखो जो वीक एसिड है इसमें हमने सोल्ट को ऐड किया है, वीक एसिड के ही सोल्ट को हमने ऐड किया है यहाँ पे, देन हमें मिले ये वाले आयंस। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दोनों इक्वेशन को देख के कि CH3CO नेगेटिव है, CH3CO नेगेटिव यानी कि एसीटेट आयन है, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव इंक्रीज हुई। अब इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो CH3COOH ये हमारे क्या होगी इसकी कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन स्प्रेश होगी। क्लियर यहाँ तक। जो डायरेक्शन होगी अब रिएक्शन की, वो डायरेक्शन होगी हमारी बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा हमारे बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर यहाँ तक। यहाँ हमने लिया था वीक एसिड और वीक एसिड का ही सोल्ट। अब हम बात करेंगे वीक बेस का, ये तो हमारा था वीक एसिड। अब हम बात करें वीक बेस और उसके सोल्ट का। वीक बेस होगा हमारा NH4OH। NH4OH ये हमारा वीक बेस है, ये भी हमारा पार्शियली डिसोशिएट होगा आयंस में NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करें वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्ट की, यानी कि ये जो कि होगा NH4Cl, NH4 डिसोशिएट हो जाएगा NH4Cl, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब हमें क्या क्या है, वीक बेस में ऐड किया हमने सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को। जैसे ही हमने वीक बेस में सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड किया तो यहाँ पे जो आयंस होगा कॉमन आयंस है NH4 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव, दोनों में कॉमन आयन है NH4 पॉजिटिव, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 पॉजिटिव इंक्रीज होगी, देन कंसंट्रेशन ऑफ NH4OH स्प्रेश होगा और रिएक्शन हमारी या फिर हम कहें इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट होगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर यहां तक सबको। क्लियर है सबको कि हमारा यदि वीक एसिड है उसमें हम सोल्ट को ऐड करेंगे वीक एसिड के और स्ट्रॉन्ग बेस के, देन हमारा जो आयन होगा कॉमन आयन उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो जो हमने वीक एसिड लिया था उसकी कंसंट्रेशन स्ट्रेच हो जाएगी, इक्विलिब्रियम हमारा शिफ्ट कर जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन में। यदि हम बात करें वीक बेस की, वीक बेस में हम ऐड करेंगे वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के सोल्ट को, देन जो हमारा कॉमन आयन होगा NH4 पॉजिटिव इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, देन जो हमारा NH4OH है उसकी कंसंट्रेशन स्ट्रेच होगी और रिएक्शन या फिर हम कहें इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर यहाँ तक सबको। तो ये तो हमारा था कॉमन आयन इफेक्ट। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन होगी वो होगी कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट हमने बताया था जो कम डिजोल्व होने वाला सोल्ट होता है वो होता है स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। सोल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे KSP। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करेंगे इसके कैलकुलेशन की। स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट हमारा AgCl है जो कि सोलिड स्टेट में है, डिसोशिएट होगा आयंस में और हमें मिलेगा Ag प्लस एक्वस सॉल्यूशन में, साथ में क्लोराइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में, यही मिलेगा हमें। क्लियर यहाँ तक। अब हम बात करें, यदि हम बात करें इनके सॉल्युबिलिटी की
हमें पता है जो हमारा एजिशियल होगा सोल्ट वो कंप्लीटली डिजोल्व होगा नहीं वाटर में, लेस अमाउंट में डिजोल्व होगा। जितना भी डिजोल्व होगा यानी कि लेस नंबर में डिजोल्व होगा, बट वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। जितना डिजोल्व हुआ वो डिसोशिएट होगा हमारे आयंस में। तो अब इनकी सोल्युबिलिटी कितनी होगी? जो आयंस में डिसोशिएट हुआ है इनकी सोल्युबिलिटी एस में हुई, यानी कि दोनों की सोल्युबिलिटी है एस और एस। यदि हमें कैलकुलेट करना है KSP यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें पता है होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl नेगेटिव, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये होगी हमारी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब Ag पॉजिटिव, इसकी जो सोल्युबिलिटी होगी S होगी, S इंटू Cl की भी S है यानी कि S, तो KSP होगा हमारे पास S का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? सोल्युबिलिटी और KSP यानी कि सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन पता चल गया। KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर। ये हमारे है AgCl के लिए, AgCl सोल्ट के लिए। यदि हम बात करें, अब ये सोल्ट है कि जो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, या फिर हम बात करें AB सोल्ट हो सकता है, AB2 हो सकता है, AB3 हो सकता है, या फिर A2B सोल्ट भी हो सकता है। तो देखो फर्स्ट हम बात करेंगे AB सोल्ट की, AB टाइप ऑफ सोल्ट, AB टाइप ऑफ सोल्ट। AB टाइप ऑफ सोल्ट, ये AB हमारे पास कोई सोल्ट है, ये डिसोशिएट होके हमें देगा A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। क्लियर यहाँ तक? A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। इसकी हमें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है, तो कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव और B नेगेटिव। अब इनकी सोल्युबिलिटी होगी, इन दोनों आयंस की सोल्युबिलिटी होगी S और S, देन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो जाएगी S इंटू S यानी कि S स्क्वायर। तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर होगी AB टाइप ऑफ सोल्ट के लिए। AB टाइप ऑफ सोल्ट के लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमारा S स्क्वायर होगा। यदि हम बात करें AB2 टाइप ऑफ सोल्ट, AB2 टाइप ऑफ सोल्ट, एग्जाम्पल देखो या फिर हम कहें इक्वेशन देखो, जनरल इक्वेशन की बात करें अभी हम, AB2 डिसोशिएट होके हमें मिलेगा A2 पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव। इसी टाइप से डिसोशिएट होगा हमारा AB2 सोल्ट, AB2 सोल्ट होगा डिसोशिएट होके हमें मिलेगा A2 पॉजिटिव प्लस 2B नेगेटिव। अब इनकी हम सोल्युबिलिटी की बात करें, सोल्युबिलिटी यहाँ पे है कितना S और S, सोल्युबिलिटी होगी SS, नंबर ऑफ मोल्स देखो इसके 1 है तो ये 1S रह जाएगा। इधर हमारे पास B नेगेटिव की सोल्युबिलिटी है, बट यहाँ पे B नेगेटिव है 2, नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई भी हो जाएगी 2 से, तो 2B नेगेटिव की सोल्युबिलिटी होगी 2S। यहाँ पे हम देखेंगे सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा हमारा S इंटू 2S। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो क्या कहाँ पे जाएंगे? पावर में, पावर होगी 2, इसे हम सोल्व करेंगे तो S इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4S स्क्वायर यानी कि 4S क्यूब होगी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगी हमारी 4S क्यूब। क्लियर यहाँ तक सबको? AB2 टाइप ऑफ सोल्ट के लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगी 4S क्यूब, या फिर हमारे पास हो A2B। A2B टाइप ऑफ सोल्ट के लिए भी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट यही होगी हमारे पास 4S की क्यूब। तो ये हमने देखी कैलकुलेशन ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ ए स्पिरिंगली सोल्यूबल सोल्ट। क्लियर यहाँ तक फर्स्ट एप्लीकेशन? बात करें हम सेकंड एप्लीकेशन की, जो कि होगी हमारी प्रेडिक्टिंग आयोनिक एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जहाँ पे क्या हो, रिवर्सिबल रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो रिवर्स में आके, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे प्रेडिक्टिंग आयोनिक, यानी कि हमारे पास 2 आयोनिक सॉल्यूशन है, 2 आयोनिक सॉल्यूशन है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनमें से किसकी पीपीटी की फॉर्मेशन होगी। 2 आयोनिक सॉल्यूशन है, देन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनमें से किसका प्रेसिपिटेशन होगा, किसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास केस हैं 3।
फर्स्ट होगा यदि आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा KSP से, आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, देन प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यदि हमारे पास आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा होगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, देन प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होगी। यदि हम कहीं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगी आयोनिक प्रोडक्ट से, तो कोई प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, यदि हम कहें दोनों इक्वल है, आयोनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, तो वहां पे होगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वहां पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होगी, ना कि प्रेसिपिटेशन की। यदि देखो हमारे पास दो आयोनिक सॉल्यूशन है, यदि दो आयोनिक सॉल्यूशन है तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनमें से किस सॉल्यूशन के प्रेसिपिटेशन बनेंगे और किसके प्रेसिपिटेशन नहीं बनेंगे। यदि उन दोनों सॉल्यूशन में से किसी एक की आयोनिक प्रॉपर्टी यानी कहे आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, देन वहां पे प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन होगी। यदि हम कहें सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है आयोनिक प्रोडक्ट से, देन वहां पे प्रेसिपिटेशन बनेंगे नहीं। यदि दोनों इक्वल है, आयोनिक प्रोडक्ट एंड सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों इक्वल है, तो वहां पे होगा हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ना कि कोई प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन। सेकंड हमारी एप्लीकेशन भी क्लियर है। बात करें नेक्स्ट होगी हमारी इन एक्सप्लेनिंग सॉल्टिंग आउट और प्रेसिपिटेशन ऑफ सोल्यूबल सॉल्ट। प्रेसिपिटेशन अभी हमने देखा क्या था, देखो प्रेसिपिटेशन तो वहां भी फॉर्मेशन होती है। यदि हम बात करें स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट यानी कि AgCl, हमें मिलेगा Ag+Cl नेगेटिव, इन्हीं में डिसोशिएट हो रहा था। यदि हम कहें AgCl सॉलिड स्टेट यानी कि उसे हमने वाटर में डिजोल्व किया, तो हमें मिलेगा AgCl एक्वस सॉल्यूशन में, और ये कंप्लीटली डिसोशिएट या फिर कहीं कंप्लीटली डिजोल्व होगा नहीं। AgCl सॉलिड स्टेट में है, वो वाटर के साथ कंप्लीटली डिजोल्व होगा नहीं, यानी कि लेस अमाउंट में डिजोल्व होगा, तो बाकी रिमेनिंग का जो पोर्शन होगा वो क्या होगा, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में वापस सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। और यहाँ पे हुआ था डिसोल्यूशन। क्लियर यहां तक प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन। अब हम कहें सोल्टिंग आउट, सोल्टिंग आउट में क्या है, यदि हम एग्जांपल से समझे, सोप है, ये है सोल्ट RCOONA, क्या है ये, सोप की बात करें हम, सोप होगा हमारा, सोप सोल्ट है जो RCOONA। ठीक है, अब हम बात करें इसे वाटर में डिजोल्व होने की, वाटर में डिजोल्व होगा, देन क्या करता है ये, अब यहाँ पे जो डिजोल्व तो होगा, डिजोल्व हो जाएगा, सोप हमारा वाटर के साथ डिजोल्व होगा, बट जो हमारा डिजोल्व हुआ है वापस से बाहर चला जाए, यानी कि सोप वाटर में डिजोल्व करेंगे देन हमारा सोप क्या हो जाए, बाहर चला जाए, उसे हम कहेंगे सोल्टिंग आउट। यानी कि जो सोल्ट था, ये सोल्ट ही तो है, वो सोल्ट ही कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए, उसे हम कहेंगे डिजोल्व होने के बाद, तो उसे हम कहेंगे सोल्टिंग आउट। तो जो वो होगा हमारा सोल्टिंग आउट। क्लियर यहां तक सबको क्लियर होगा। एप्लीकेशन थर्ड क्लियर होगी हमारी। बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक का, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बफर सॉल्यूशन और बफर एक्शन। बफर सॉल्यूशन एंड बफर एक्शन क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज ए सॉल्यूशन which resist any change in its pH value even when small amounts of the acid or base are added to it। देखो हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, यदि उस सॉल्यूशन में हम स्मॉल अमाउंट में एसिड या फिर बेस को ऐड कर दें, जो सॉल्यूशन हमारे पास है उसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को ऐड कर देंगे, बट उसमें क्या होगा, ऐड करने के बाद भी पीएच में कोई चेंज ना हो, यानी कि पीएच कांस्टेंट हो, उसे हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच में कोई चेंज ना हो उसे हम कहेंगे बफर सॉल्यूशन। यदि हम बात करें बफर एक्शन की, द प्रॉपर्टी ऑफ ए बफर सॉल्यूशन टू रेसिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH value even when small amount of the acid and base are added to it। बफर एक्शन क्या कहता है, जो बफर सॉल्यूशन में कहा वही बफर एक्शन बफर सॉल्यूशन की ही प्रॉपर्टी है। बफर एक्शन बफर सॉल्यूशन की ही प्रॉपर्टी है।
अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स की। पहले हम बात करेंगे बफर सॉल्यूशन के टाइप की, देन हम बात करेंगे बफर एक्शन, जो हमारे बफर सॉल्यूशन के ही जो प्रॉपर्टी है उनकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, फर्स्ट होगा बफर सॉल्यूशन फॉर सिंगल सब्सटेंस, बफर सॉल्यूशन फॉर सिंगल सब्सटेंस। सेकंड होगा बफर सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। क्लियर? टू टाइप के होंगे, बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस और बफर सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर। सिंगल सब्सटेंस में क्या होगा, यहां पे हमारा जो सोल्ट होगा, सोर्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, यहाँ पे जो सोल्ट यूज होगा सॉल्यूशन में वो होगा हमारा वीक एसिड एंड वीक बेस का। यदि हम बात करें बफर सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, ये टू टाइप के होंगे, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। सिंगल सब्सटेंस का क्लियर हुआ, वीक एसिड एंड वीक बेस का सोल्ट। यदि हम बात करें एसिडिक बफर की, एसिडिक बफर यानी कि वीक एसिड प्लस सोर्स ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर यहां तक? जो एसिडिक बफर होगा वहां पे जो हम एसिड होगी वो होगी वीक एसिड, साथ में जो सोल्ट लेंगे वो उसी वीक एसिड साथ में स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट होगा। यदि हम बात करें बेसिक बफर, बेसिक बफर का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा वीक बेस प्लस सोल्ट्स ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर यहां तक? वीक बेस प्लस सोल्ट्स ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये हमारे हैं बफर सॉल्यूशन के टाइप, बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस एंड बफर सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर, जिसमें था एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। ठीक है, एसिडिक होगा तो वहां पे वीक एसिड लेंगे, बेसिक होगा वहां हम लेंगे वीक बेस। ये जो उनका सोल्ट होगा तो सोल्ट निकालेंगे, जैसे वीक एसिड है तो सोल्ट लेंगे वीक एसिड का, साथ में इसका ऑपोजिट हमारा बेस होगा। यदि यहाँ पे वीक बेस है तो वीक बेस इसका ऑपोजिट हमारा एसिड होगा। क्लियर यहाँ तक? याद रखने के लिए सिंगल सब्सटेंस के लिए दोनों वीक होंगे। यदि हम बात करें बफर एक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन हमने देखे डिफरेंट टाइप के, उनके ही बफर एक्शन की अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो होगा हमारा वो होगा बफर सॉल्यूशन फॉर अमोनियम एसिटेट सोल्ट। ठीक है, ये होगा हमारा, देखो बफर सॉल्यूशन का जो फर्स्ट टाइप था वो था बफर सॉल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, उसका हम एग्जांपल लेंगे अमोनियम एसिटेट के लिए, और इसमें क्या था, सिंगल सब्सटेंस के लिए था वीक एसिड प्लस वीक बेस का सोल्ट, सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड। ये हमारा है अमोनियम एसिटेट सोल्ट, CH3COONH4, ये सोल्ट हमारा। ठीक है, हमें पता है वीक एसिड और वीक बेस है, डिसोशिएट होगा सोल्ट डिसोशिएटेड सोल्ट को हम वाटर में डिजोल्व करेंगे। यदि हम वाटर में इसे डिजोल्व करेंगे हमें मिलेगा CH3COO नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव। जो सोल्ट हमारा है, सोल्ट को हमने वाटर में डिजोल्व किया, अब उस वाटर में डिजोल्व किया तो हमें मिलेगा वीक एसिड एंड वीक बेस, क्योंकि जो सोल्ट था वो था वीक एसिड और वीक बेस का, तो ये एसिड होगा वीक एसिड और ये बेस होगा जो NH4 पॉजिटिव वो होगा वीक बेस। क्लियर यहाँ तक? अब हम बात करें इन दोनों की, वीक एसिड एंड वीक बेस। वीक एसिड हमारे पास है CH3CO नेगेटिव। ठीक है, यदि हम, यह है वीक एसिड, यदि हम इसमें एसिड को
कुछ अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें हम स्मॉल अमाउंट में या तो फिर एसिड या फिर बेस को हम ऐड करेंगे तो पीएच पे कोई चेंज नहीं होगा, वही हमारा बफर सॉल्यूशन है। तो ये हमने लिया है सॉल्यूशन वीक एसिड का। अब हम बात करें एसिड, तो इसमें हम एसिड ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट में। यदि हम इसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करेंगे यानी कि H3 हो पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन एसिड है, यदि हम इसमें एसिड ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा CH3COOH प्लस H2O, यही मिलेगा। क्लियर, ये हमारा होगा एसिडिक एसिड। ठीक है, देखो CH3CO नेगेटिव सॉल्यूशन हमारा है वीक एसिड का, उसमें हमने वाटर में डिजोल्व किया, जैसे ही उसे हमने एसिड ऐड किया सॉल्यूशन में, स्मॉल अमाउंट में एसिड को ऐड किया तो हमें मिला CH3COOH प्लस H2O। क्लियर यहाँ तक। अब बात करेंगे हमने क्या कहा, यदि हमने सॉल्यूशन में स्मॉल अमाउंट में एसिड को ऐड कर दिया तो उसकी पीएच में कोई चेंज नहीं होगी, ना ही कंसंट्रेशन में कोई चेंज होगी। कैसे नहीं होगी, अब देखो यहाँ पे कोई चेंज कैसे नहीं होगी, ये हमारे पास है वीक एसिड, हमें पता है जो वीक एसिड होगा वो पार्शियली डिसोशिएट होगा आयंस में, पार्शियली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में। CH3COOH हमें मिलेगा इससे CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। क्लियर यहाँ पर, ये जो हमारा वीक एसिड है पार्शियली डिसोशिएट हो जाएगा CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में, यानी कि ये हमारा कंप्लीटली डिसोशिएट होके नहीं आया, यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्मेशन नहीं है, वापस से डिसोशिएट होता रहेगा और आयंस में टूट जाएगा। तो यानी कि जो कंसंट्रेशन होगी और पीएच होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, या फिर हम कहें कांस्टेंट होगी। ये तो हमने बात करी CH3COOH, और हम बात करें अब NH4 प्लस की, ये तो हमने एसिड की बात की, अब हम प्लस की बात करेंगे ना, बेस की बात करेंगे NH4 पॉजिटिव। बात करें बेस की, अभी तो हमने एसिड की बात की थी, ये हमारा कैसा है वीक एसिड ने वीक बेस। यदि हम इसमें स्मॉल अमाउंट में बेस को ऐड कर दे, बेस होगा हमारा OH नेगेटिव, यदि स्मॉल अमाउंट में बेस को हम ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा NH4OH। NH4OH वीक बेस है, वीक बेस यानी कि पार्शियली डिसोशिएट होगा वापस आयंस में, अभी पार्शियली डिसोशिएट होके हमें देगा यही आयंस। क्लियर है, यदि हम NH4 पॉजिटिव में बेस स्मॉल अमाउंट में OH माइनस बेस को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा NH4OH। NH4OH ये है वीक बेस, हमें पता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पार्शियली डिसोशिएट हो जाएंगे आयंस में, तो वापस हमें यही देगा आयंस, यानी कि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पर भी जो कंसंट्रेशन एंड पीएच होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट होंगे। कैसे होंगे, कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक। बफर सॉल्यूशन फॉर अमोनियम एसिटेट सॉल्ट के लिए आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट होगा एसिडिक सॉल्यूशन के लिए, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन में हमने कहा था जहां पे एसिडिक बफर यानी कि एसिड हम लेंगे वीक, तो यानी कि वीक एसिड प्लस में सोल्ट लेंगे हम, सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सोल्ट लेंगे। देखो यहाँ पे वीक एसिड लिया हमने CH3COOH हमने लिया, ये पार्शियली डिसोशिएट हो जाएगा हमारे यहाँ पे एक मिनट, हमने वीक एसिड इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में डिजोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। वीक एसिड होगा, वीक एसिड को हमने वाटर में डिजोल्व किया, देन हमें मिलेगा एसिटेट आयन साथ में हाइड्रोनियम आयन। यहाँ पे हम बात करें हैं वीक एसिड की। अब हम बात करेंगे सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस।
इसका जो सोल्ट होगा वो होगा CH3COONA। ये डिसोशिएट हो गया, हमें मिलेगा CH3CO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, यही मिलेगा। क्लियर यहाँ तक सबको? अब यहाँ पे हम बात करें एसिड के, यहाँ पे हम बात करें, देखो CH3O नेगेटिव H3, हमें मिलेगा CH3COOH प्लस वाटर। क्यों मिलेगा ये वाली इक्वेशन? अब ये जो इक्वेशन मिलेगी हमें, एक बार फिर से देखो, जो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन यानी कि वीक एसिड साथ में सोल्ट लेंगे, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, ये हमारी है वीक एसिड। जैसे ही हम वीक एसिड को वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा CH3CO नेगेटिव प्लस हाइड्रोनियम आयन, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन हमें मिलेंगे। अब हम लेंगे हमारा सोल्ट, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, जो कि होगा CH3COONA। ये डिसोशिएट होके हमें देगा CH3CO नेगेटिव साथ में Na पॉजिटिव। क्लियर यहाँ तक सबको? अब देखो ये जो CH3CO नेगेटिव है वापस हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके हमें वापस से वीक एसिड देगा और वाटर की फॉर्मेशन देगा। क्यों देगा? हमें पता है जो वीक एसिड होगा पार्शियली डिसोशिएट हो जाएगा आयंस में, या फिर हम कहें जो आयंस होगा वो वापस से प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो कंप्लीटली डिसोसिएशन होगा नहीं आयंस में, या फिर हम कहें जो आयंस हैं इनसे वापस इनकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, यहाँ पर हमें वापस वही मिलता रहेगा। तो कंसंट्रेशन एंड पीएच यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। कंसंट्रेशन एंड पीएच हमारे यहाँ पे होगा कांस्टेंट CH3CO नेगेटिव का। क्लियर यहाँ पर सबको? ठीक है। यदि हम बात करें H3O पॉजिटिव, देखो H2O है, वो तो सबको पता है H2O क्या होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन देता है, क्योंकि H2 होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये हमें देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H2 हमें देगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्लियर यहाँ पर? ये भी होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसोशिएट ना होके पार्शियली डिसोशिएट होगा और हमें देगा H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। क्लियर यहाँ तक सबको? ये था एसिडिक बफर सॉल्यूशन। यदि हम बात करें बेसिक बफर सॉल्यूशन की, बेसिक बफर सॉल्यूशन, वहां पे अब हम लेंगे बेस, वो भी वीक बेस। वीक बेस लेंगे, साथ में जो सोल्ट होगा हमारा वो होगा वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक बेस, वीक बेस का हमारा एग्जांपल देखो NH4OH, NH4OH वीक बेस है। यदि हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे या फिर हम कहीं से डिसोशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा NH4 पॉजिटिव एक्वस में, साथ में OH नेगेटिव, यही मिलेंगे। वीक बेस पार्शियली डिसोशिएट होगा आयंस में। अब यहाँ पे भी कंसंट्रेशन क्यों, देखो पहले वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट ले ले, NH4Cl, यहाँ पे हमें मिलेगा NH4 प्लस Cl नेगेटिव। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं? कॉमन आयन। अब क्या होगा? कॉमन आयन इफेक्ट, लास्ट में भी यही था। यहाँ पे क्या थे? कॉमन आयन थे। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा? कंसंट्रेशन किसकी? आयन की, जो कॉमन है उस आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा और जो उनका एसिड या फिर सोल्ट होगा उसकी कंसंट्रेशन को स्ट्रेस करेगा। देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा था हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बफर सॉल्यूशन की, क्योंकि जो हमारे आयंस है, जो ये आयंस हैं, ये वापस से रिएक्ट करके हमें क्या देंगे? हमारे वापस वही एसिड दे देंगे, क्योंकि ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोशिएट होंगे आयंस में और आयंस हमें वापस वीक इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्मेशन देंगे। क्लियर है? देन उनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। आयंस कॉमन आयन की वजह से इनके जो कंसंट्रेशन होगी इस आयंस की इंक्रीज होगी और इनकी जो कंसंट्रेशन होगी वो स्ट्रेच हो जाएगी। देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ तक क्लियर है? देन जो यहाँ पर हमें पता ही है वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोशिएट होंगे तो आयंस में, और वो आयंस होंगे वापस हमें फॉर्मेशन देंगे उन सोल्ट की या फिर इलेक्ट्रोलाइट की।
तो वहां पे जो कंसंट्रेशन और पीएच होगी वापस से क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन और पीएच हो जाएगी कांस्टेंट, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से कंसंट्रेशन में चेंज आएगा। सिमिलर हमारा बेस में है, यहाँ जो आयन है, जो कॉमन आयन इफेक्ट की हम बात करें तो कॉमन आयन तो होगा NH4 पॉजिटिव। अब क्या करें, इस तरफ यहाँ तक बात करें हम कॉमन आयन की, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से NH4 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और जो इनकी इलेक्ट्रोलाइट या फिर सोल्ट है उनकी कंसंट्रेशन स्ट्रेच होगी, रिएक्शन हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बट हमें पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे देन NH4 पॉजिटिव OH के साथ वापस रिएक्ट करके हमें देंगे NH4OH, यानी कि कंप्लीटली डिसोशिएट होके हमें ये नहीं दे रहे, वापस से रिएक्शन में जाके हमें NH4OH भी देंगे। तो ये हमारे हो गया यहाँ पे पार्शियली डिसोशिएट रिवर्सिबल रिएक्शन कहे, या फिर हम कहे इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे। ठीक है, हमें ये मिल जाएगा। और हमें पता है जो OH, ये हमें दे रहा OH H प्लस के साथ वापस मिल देगा H2O। हमें पता है जो H2O है वो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पार्शियली डिसोशिएट होगा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में। क्लियर यहाँ तक सबको? अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पीएच। अब हमें बफर मिक्सचर के पीएच का कैलकुलेशन करना है। बफर सॉल्यूशन या फिर हम कहें बफर मिक्सचर, बफर मिक्सचर में दो थे, एक था हमारा एसिडिक और एक हमारा था बेसिक। तो सबसे पहले हम बात करें यदि एसिडिक की, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के पीएच को कैलकुलेट करेंगे। हमने कहा था वीक एसिड प्लस सोर्स ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, यही कहा था। अब हम बात करें वीक एसिड की, एसिड, एसिड होगा हमारा HA, HA को हम वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे। अभी हम बात अभी तक क्या करें, हम सोल्ट को वाटर के साथ डिजोल्व कर रहे हैं। सोल्ट को वाटर के साथ डिजोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, यही मिलेगा हमें। ये होगा हमारा हाइड्रोनियम आयन और A नेगेटिव। ये क्या था हमारा, सॉरी सोल्ट नहीं है, यहाँ पे वीक एसिड, सोल्ट की हम बाद में बात करेंगे, है हमारा वीक एसिड। यदि हम बात करें इसके सोल्ट की तो वो होगा हमारा BA, सोल्ट हमें देगा B पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। या फिर हम कहें सोल्ट को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें मिलेगा BOH प्लस HA। सोल्ट को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें एसिड और बेस की फॉर्मेशन मिलती है। तो ये होंगे हमारे आयंस में डिसोशिएट होंगे इस टाइप से। अब देखो यदि हम बात करें इनके, यहाँ पे क्या है, कोई कांस्टेंट K है, डिसोशिएशन कांस्टेंट K। अब हम यहाँ पे हम बात करेंगे किसके लिए है, एसिड के लिए बात करें तो वो डिसोशिएशन कांस्टेंट होगा एसिड के लिए, यानी कि Ka। Ka होगा हमारा यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HA। क्लियर? यहाँ पे यह जो वाटर है, वाटर की कंस्टेंट जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मिलकर एक नया कांस्टेंट दे देगी। तो यहाँ हमने मान लिया ये हमारे पास है डिसोशिएशन कांस्टेंट फॉर Ka। ठीक है, अब हमें कंसंट्रेशन, देखो पीएच होता क्या है, पीएच होगा हमारा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, या फिर हम कहें माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव। क्लियर यहाँ तक? जहाँ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए एसिड की, तो ये हमारा कंसंट्रेशन है एसिड। अब हम इसकी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू, बाकी इधर जाएगा बाकी का पोर्शन, तो Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंसंट्रेशन हम H3O पॉजिटिव की कैलकुलेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन A नेगेटिव, A नेगेटिव
किसके इक्वल होगा? सोल्ट की कंसंट्रेशन के। लिख सकते हम H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू Ka इंटू HA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ba। क्लियर यहां तक? अब HA क्या है? हमारा एसिड है। HA हमारा, देखो पहले हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे pH में। pH हमारा था pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव, कंसंट्रेशन रख देंगे यहाँ पे Ka इंटू HA की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ba। क्लियर यहाँ तक सबको? अब देखो यहाँ पे होगा क्या, HA क्या है? HA हमारा एसिड है। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka इंटू, ये है हमारा एसिड, और Ba होगा हमारा, B हमारा सोल्ट था, तो एसिड और सोल्ट की कंसंट्रेशन, यानी कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। अब देखो इनको हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस लॉग Ka माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट, यही होगा। क्लियर यहां तक? अब इसको देखो ध्यान से, माइनस लॉग Ka को हम Pka लिख सकते हैं, यानी कि pH इज इक्वल टू Pka माइनस लॉग एसिड अपॉन सोल्ट। यदि हम इसको प्लस करके ले, प्लस करना चाहे तो क्या होगा, सोल्ट ऊपर ले जाओ, एसिड नीचे, प्लस लॉग सोल्ट अपॉन एसिड। तो ये हमारी जो pH की वैल्यू आई है, या फिर कहीं pH का फॉर्मूला जो निकल के आया है, वो होगा हमारा pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर यहां तक सबको? अब देखो यदि हम बात करें, हमने ये हमारा सोल्ट था, सोल्ट डिसोशिएट हुआ था हमारा B पॉजिटिव और A नेगेटिव में, ठीक है, और HA ये था हमारा वीक एसिड, वीक एसिड होगा हमारा जो डिसोशिएट हुआ था HA, जो वाटर के साथ रिएक्ट करवा के H3O पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। वीक एसिड ये क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा, ये एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगा। ये तो हमने pH कैलकुलेट किया है सोल्ट और एसिड के फॉर्म में। यदि हम कॉन्जुगेट बेस की फॉर्म में pH निकाले तो वो होगा हमारा pH इज इक्वल टू, pH हमारा क्या था, माइनस लॉग Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ba। ये हमारी कंसंट्रेशन थी H3O पॉजिटिव की, ठीक है। अब H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन यहां से देखें हम क्या होगी, देखो Ka is equal to concentration of H3O positive upon concentration of A negative upon concentration of HA। यही था हमारा, हमें कैलकुलेट करना था इसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू, बाकी टर्म इधर जाएगी, Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव। ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे इस pH में। तो यहाँ पे जो pH होगा हमारा वो होगा माइनस लॉग Ka इंटू कंसंट्रेशन ऑफ HA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव, ये होगा। अब हमें पता है जो HA हमारा है वो एसिड है, A नेगेटिव है कॉन्जुगेट बेस, तो हम लिख सकते हैं pH, और इस नेगेटिव यानी कि इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस लॉग Ka माइनस लॉग एसिड अपॉन कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन, कॉन्जुगेट बेस। क्लियर यहां तक? यदि हमें पता ये क्या है pKa, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। क्लियर यहां तक सबको?
क्लियर है? पीएच आएगा हमारा पीके प्लस लोग कॉन्जुगेट बेस की कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। यदि हम बात करें सोल्ट की तब तो हमारा पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लोग सोल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, ये तो हमारा था एसिडिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच। अब हम बात करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए पीएच। बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, इसके लिए हमें जो लेना है वो होगा हमारे पास वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। यहां तक क्लियर होगा सबको? ये तो हमने टाइप में देख लिया था। जो बेसिक बफर सॉल्यूशन होगा वहां हम लेंगे वीक बेस प्लस सोल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो, पहले हम लेंगे वीक बेस। वीक बेस होगा हमारा NH4OH, या फिर हम बात करें इन जनरल यानी कि BOH। वीक बेस यानी कि पार्शियली डिसोशिएट, पार्शियली डिसोशिएट होगा तो हमें मिलेगा B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये हमारा वीक बेस। वीक बेस का जो हमें आयन मिला इधर यहाँ पे होगा हमारा कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड होगा, अच्छा ये तो क्या है हमारा आयन, सॉरी ये होगा कॉन्जुगेट एसिड। ये तो हाइड्रोक्साइड आयन है बेस का ही। बी पॉजिटिव हमारा कॉन्जुगेट आयन होगा। हमें पता है यहाँ पे है कोई कांस्टेंट जो होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, और बात करेंगे हम बेस के लिए तो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा बेस के लिए Kb। Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, और यहाँ पे हमें मिलेगा कंसंट्रेशन ऑफ BOH। यदि हम बात करें हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। pH है, pH होगा हमारा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H। यदि हम कैलकुलेट करें POH वो होगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। क्लियर यहाँ पर? अब हम OH नेगेटिव को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम H पॉजिटिव को भी निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे हमें कंसंट्रेशन निकालनी है OH नेगेटिव की, जो होगी Kb इंटू BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसे हम लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होगी हमारी Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव। पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। अब देखो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग Kb इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव। इसे हम ओपन करेंगे तो होगा हमारा माइनस लॉग Kb माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ BOH अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव, ये होगा। और यहाँ पे हमें पता है क्या होगा PKB प्लस लॉग कॉन्जुगेट एसिड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बेस। तो ये तो है हमारा POH। यहाँ तक क्लियर है? POH निकलने के बाद हमें पता है जो PH प्लस POH होगा हमारा वो होगा 14 के इक्वल। तो pH हम कैलकुलेट कर लेंगे तो pH होगा हमारा 14 माइनस POH। क्लियर यहाँ तक? ये हमारा आ जाएगा बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? अब हम बात करेंगे बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स और बेस in 1 liter of a buffer solution upon change in pH। change in pH ये होगा हमारा बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स और बेस इन 1 liter ऑफ बफर सॉल्यूशन
अपॉन चेंज इन पीएच। ठीक है, तो हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, यानी कि आयोनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, वो आपको क्लियर करवाया जाएगा, या तो कमेंट सेक्शन में या फिर नेक्स्ट क्लास में। ये करने के बाद आपको पीवाईक्यू सोल्व करने हैं अपने आप से पहले, देन हम करवाएंगे। वहां पे आपको देखना है कि कहीं आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप वहां से देख सकते हैं फिर वीडियो में जो पीवाईक्यू की आएगी। उससे पहले एक बार खुद से ट्राई करना, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो नीट पीवाईक्यू और जेईई मेंस के, वो जेईई मेंस के ट्राई करना। तो पहले जो वीडियो आएगी हमारी नीट पीवाईक्यू आएगी, देन हमारी जेईई मेंस की आएगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।